के बाहर स्थित बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 इसका आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसे आप एक टेस्ट पेपर की तरह भी लगा सकते हैं। इन 20 क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए, है ना। दूसरा क्वेश्चन है इसका कि त्रिकोणमिति के जन्मदाता कौन थे, या त्रिकोणमिति के जन्मदाता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट जी। जो आर्यभट्ट जी है वह त्रिकोणमिति के जन्मदाता कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शायद आपको सभी को इसका आंसर भी पता होगा, लेकिन इसका आंसर आप सभी को 30 ग्राम पता होगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 3 तोला खालिस्तान ग्राम के बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 तोला खालिस्तान ग्राम के बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 25 ग्राम, दूसरा है 35 ग्राम, तीसरा है 12 ग्राम और चौथा है 3 ग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 ग्राम। जो 3 तोला होता है ना वो रियली कितने ग्राम के होता है, तो 35 ग्राम के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आपके अनुसार कितना होता है, 30 ग्राम का। लेकिन क्या होता है कि 3 तोला जो होता है कितने ग्राम के बराबर होता है, 35 ग्राम के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि शेष प्रमेय के जन्मदाता कौन है। शेष प्रमेय के जन्मदाता कौन है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा रामानुजन, दूसरा है पाइथागोरस और तीसरा है यूक्लिड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो शेष प्रमेय उसके जन्मदाता यहाँ पर पाइथागोरस जी है। कौन है, पाइथागोरस जी किसके, शेष प्रमेय के जन्मदाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के कौन थे, आर्यभट्ट, और शेष प्रमेय के जन्मदाता हो गए पाइथागोरस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि महावीराचार्य रचित ग्रंथ गणित सार संग्रह में कितने अध्याय हैं। महावीराचार्य रचित ग्रंथ में कितने अध्याय हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 9 अध्याय। तो आपको याद रखना है कि जो महावीराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है गणित सार संग्रह, तो इसमें कितने अध्याय है, तो इसमें 9 अध्याय। ये आपसे ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि गणित सार संग्रह किसके द्वारा रचित ग्रंथ है। तो आपको क्या बताना है कि महावीराचार्य द्वारा जो रचित ग्रंथ है गणित सार संग्रह, और इसमें कितने अध्याय पे बात की गई है, तो 9 अध्याय पे बात की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि पियाजे के अनुसार संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, याद रखना है अवस्था को कि पियाजे के अनुसार संवेदी पेशी अवस्था किस आयु वर्ग के अंतर्गत है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, तो जो 0 से 2 वर्ष होता है वो पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था कहलाती है, तो संवेदी अवस्था कहलाती है। आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है कि जो 0 से 2 वर्ष तक पियाजे के अनुसार किस अवस्था कहते हैं, कैसी अवस्था है, तो कौन सी अवस्था है, संवेदी पेशी अवस्था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि पियाजे के अनुसार मूर्त क्रियात्मक अवस्था किस वायु के अंतर्गत आती है। पियाजे के अनुसार मूर्त क्रियात्मक अवस्था किस वायु के अंतर्गत आती है। 0 से 2 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 2 से 7 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। ऑप्शन वही है यहाँ पर भी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 7 से 11 वर्ष। ठीक है, तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहाँ से कहाँ तक, 7 से 11 वर्ष तक, और संवेदी अवस्था कहाँ से कहाँ तक की थी, 0 से 2 वर्ष तक के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की समानता से संबंधित है, यह कथन किसका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका वरामीर, दूसरा है नेपोलियन, तीसरा है बोध्यान और चौथा है आश्रिति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, नेपोलियन। तो नेपोलियन का कथन है कि जो गणित है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, किसने कहा था, नेपोलियन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की अवस्था में की है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या किस अवस्था में की है। पहला 1, 2, 3 या फिर 4। तो आपको इसका आंसर बताना है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4। ठीक है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या कितनी अवस्था में करी है, तो 4 अवस्था में करी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
10वां, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? हॉर्नबनाक, दूसरा है रामानुजन, तीसरा है वाल्मीकि और चौथा है हॉगबेन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हॉगबेन। ऑप्शन नंबर चौथा हॉगबेन, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह कथन है हॉगबेन का। ठीक है, कथन तो आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा कथन किसका है, किसने क्या बोला था, किसने कौन सी परिभाषा दी है, ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे के कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 2 से 7 वर्ष तक की विकास अवस्था क्या कहलाती है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है और इसके अनुसार 2 से 7 वर्ष तक की विकास अवस्था का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां, डॉक्टर ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। डॉक्टर ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है शिक्षण उद्देश्यों से, सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के सभी साधन से या उपरोक्त सभी? तो आप यहाँ सब उपरोक्त सभी पे गए होंगे, लेकिन आपका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, शिक्षण उद्देश्य से। डॉक्टर ब्लूम के अनुसार जो मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है वो किससे है? तो शिक्षण उद्देश्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन तथा मस्तिष्क में तर्क की आदत स्थापित होती है, यह कथन किसका है? गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन तथा मस्तिष्क में तर्क की आदत स्थापित होती है, यह कथन किसका है? गैलीलियो का या बेकन का या फिर रामानुजन का या लॉक का? इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, बोलो तो लॉक का। लॉक ने बोला था कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन तथा मस्तिष्क में तर्क की आदत स्थापित होती है और उसका जो दिमाग है वो विकसित होते चले जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन के पक्ष है? निम्न में से कौन मूल्यांकन के पक्ष है? पहला बुद्धि, रुचियाँ, शारीरिक स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, मूल्यांकन के पक्ष में क्या क्या है? तो बुद्धि है, रुचियाँ है और शारीरिक स्वास्थ्य भी है, इसलिए आपका आंसर क्या है? चौथा ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां। 15वां क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदन क्षमता या वैधता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है इसकी? तो वस्तुनिष्ठता ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां, मूल्यांकन में किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है? मूल्यांकन में किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है परिणात्मक, गुणात्मक, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन से जो पक्षों से जो संबंधित सूचना प्राप्त होती है वो परिणात्मक से भी होती है और गुणात्मक से भी होती है, दोनों से होती है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर तीसरा, उपरोक्त दोनों आपके यहाँ पर क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां, बालक स्वयं करके सीखता है। बालक स्वयं करके सीखता है किस में? पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में, गणित संग्रहालय में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रयोगशाला में। कई लोगों ने गणित संग्रहालय आंसर आएगा बहुत से लोगों का, क्योंकि अपन गणित से रिलेटेड टॉपिक, गणित पेडोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला। बोलो तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है, बालक स्वयं करके सीखता है प्रयोगशाला में। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां, सीखने वाले विहिंग दृष्टि से अंतर संबंधित विषय वस्तु की बड़े खंड की इकाई को क्या कहते हैं? यह कथन किसका?
सीखने वाले विहिंग दृष्टि से अंतर संबंधित विषय वस्तु के बड़े खंड को इकाई कहते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिस्टोन का। प्रिस्टोन जी ऐसे बोले थे कि सीखने वाले विहिंग दृष्टि से अंतर संबंधित विषय वस्तु के ही बड़े खंड को हम इकाई कहते हैं। ये ऐसे कौन बोले थे? तो ऐसे बोले थे प्रिस्टोन जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां। शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ्य योजना है। यह कथन किसका? शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ्य योजना है। यह कथन किसका है? आइवर डेविड, रस्किल, सुकरात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइवर डेविड। आइवर डेविड जी का कथन है कि शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्ष के व्यवहारिक रूप का आलेख पाठ्य योजना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, 20वां। पाठ्य योजना के मूल्यांकन का उपागम के प्रणेता कौन थे? तो पाठ्य योजना के मूल्यांकन के उपागम के प्रणेता कौन थे? तो ये थे ब्लूम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूम जो थे पाठ्य योजना के मूल्यांकन के योजना के प्रस्ताव से खालिस्तान को जोड़ा जाना जाता है। यह पाठ्य योजना के प्रस्ताव से किसे जोड़ा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लगाइए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नवीन ज्ञान। तो पाठ्य योजना के प्रस्ताव से किसे जोड़ा जाता है? तो नवीन ज्ञान को पाठ्य योजना के प्रस्ताव से जोड़ा जाता है या प्रस्तावना से जोड़ा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, पाठ्यक्रम का भारतीय उपागम खालिस्तान ने विकसित किया है। तो इसका आंसर तो सभी को पता हो जाएगा कि पाठ्यक्रम का भारतीय उपागम किसने विकसित किया है? तो ये किया है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने, और एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में। ठीक है, तो जो पाठ्य योजना का जो भारतीय उपागम है वो किसने विकसित किया गया था? तो एनसीईआरटी ने विकसित किया था, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम में गणित विषय में माइलस्टोन मूल्यांकन हेतु निर्धारित लोग हैं। गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम में गणित विषय में माइलस्टोन मूल्यांकन हेतु निर्धारित लोग हैं। तो इसका घोड़ा, मोर, तोता, पुस्तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तक। ठीक है, तो जो गतिविधि आधारित अधिगम पाठ्यक्रम में गणित विषय का माइलस्टोन मूल्यांकन, जिससे हम ABL मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है, वो किस पर आधारित है? तो पुस्तक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या ऐसा त्रिभुज हो सकता है जिसमें 2 समकोण हो? क्या ऐसा त्रिभुज हो सकता है जिसमें 2 समकोण हो? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी त्रिभुज और उसमें 2 समकोण हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यह कौन सी प्रमेय है? 5वां क्वेश्चन क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यह कौन सी प्रमेय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण होता है, जो कर्ण का स्क्वायर दी गई 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभुज के खालिस्तान कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभुज के खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यिका। जी हाँ दोस्तों, जो त्रिभुज है उसके शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ने वाले रेखाखंड को हम त्रिभुज के क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खालिस्तान है। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खालिस्तान है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यास।
ठीक है। किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है, और व्यास की आधी क्या होती है? तो त्रिज्या होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। अर्धवृत्त में बने कोण का माप खालिस्तान होता है। अर्धवृत्त में बने कोण का माप खालिस्तान होता है, तो ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, जो 90 डिग्री होता है अर्धवृत्त में बने कोण के माप के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां। किसी सममिति आकृति में किसी सममिति आकृति के कितने सममिति अक्ष हो सकते हैं? ये बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी सममिति आकृति में कितने सममिति अक्ष हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, 1 से अधिक उसमें क्या हो सकते हैं? अक्ष हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। घनाभ के फलकों का आधार होता है। घनाभ के फलकों का आधार होता है आयत, वर्गाकार, गोल या फिर रेखाखंड। तो जो घन है तो घन के फलकों का आकार कैसा होता है? वर्गाकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। निम्न में से कौन सा आयतन का मात्रक है? निम्न में से कौन सा आयतन का मात्रक है? तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। जो घन सेंटीमीटर हो किसका मात्रक है? तो आयतन का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां। किसी वर्ग में सममिति के अक्षों की संख्या होती है। किसी वर्ग में सममिति के अक्षों की संख्या होती है 4, 3, 2 या 1। तो जो वर्ग है वर्ग में सममिति के अक्षों की संख्या 4 होती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां। किसी घन की भुजा को दोगुना करने पर उसका आयतन होगा। किसी घन की भुजा को दोगुना करने पर उसका आयतन होगा। दोगुना होगा, तिगुना होगा, 4 गुना होगा या फिर 8 गुना होगा। तो किसी भी घन की भुजा को दोगुना करने पर उसका आयतन 8 गुना हो जाता है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। त्रिभुज के कोणार्धक के संगमन बिंदु को त्रिभुज का खालिस्तान कहते हैं। त्रिभुज के कोणार्धक के संगमन बिंदु को त्रिभुज का खालिस्तान कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतः केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वर्ग के विकर्ण होते हैं। वर्ग के विकर्ण होते हैं। पहला ऑप्शन आपका समांतर, दूसरा है लंबवत, तीसरा है दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16वां। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, तो ये हमेशा बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 मीटर वर्ग हो। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 मीटर वर्ग हो तो प्लेट का व्यास ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 14 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां। एक त्रिभुज के कितने भाग होते हैं? एक त्रिभुज के कितने भाग होते हैं? भुजा नहीं पूछे, यहाँ पर भाग पूछे हैं, तो आपको बताना है कि एक त्रिभुज में कितने भाग होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 भाग, है ना। मतलब ऑप्शन नंबर 3। जो एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज के कितने भाग होते हैं, तो हमेशा याद रखना है त्रिभुज के 6 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां। एक समबाहु त्रिभुज के आधार के कोणों का माप। एक समबाहु त्रिभुज के आधार के कोणों का माप 70 डिग्री है, उसके शीर्ष कोण का माप क्या होगा? तो उसके शीर्ष कोण का जो माप होगा वो होगा 40 डिग्री। क्या हो जाएगा? 40 डिग्री, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां, घनाभ में होता है लंबाई, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या फिर मोटाई। तो ये याद रखना है आपको कि जो घनाभ होता है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ होती है। ठीक है, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है? ऑप्शन नंबर तीसरा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इस वीडियो के 20 क्वेश्चन। ऐसे ही 20-20 क्वेश्चनों की सीरीज़ के लिए बने रहिए हमारा। गोला और चौथा है घन। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा जो फुटबॉल है वो एक गोले का उदाहरण है। तो फुटबॉल किसका उदाहरण हो जाएगा? गोले का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक वर्ग में कितने सममिति अक्ष होते हैं? सममित अक्ष होते हैं। ठीक है, एक वर्ग में कितने सममित अक्ष होते हैं? आपके लिए ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, तो एक सममित में कितने अक्ष होते हैं? तो 4 अक्ष होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चनों की संख्या बढ़ानी है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, अंग्रेजी के अक्षर ओ में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती है? अंग्रेजी के अक्षर ओ में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती है? तो आपके लिए ऑप्शन है एक भी नहीं, 1, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, या 2 रेखाएं खींची जा सकती है। तो जो अंग्रेजी अक्षर है वो, इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 2 है। और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2 रेखाएं खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक बेलन में कितने शीर्ष होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक बेलन में कितने शीर्ष होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 0। जो बेलन होते हैं उसमें शीर्षों की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, गोले में फलकों की संख्या होती है। गोले में फलकों की संख्या होती है। आपके लिए ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1। तो गोलों में फलकों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। समरूप, सर्वांगसम, एक और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा आपको याद रखना है जो सभी वर्ग जो होते हैं वो वर्ग हमेशा और हमेशा समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। इसलिए आपका आंसर नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, एक त्रिभुज में भी अधिकतम कितने कोण 90 डिग्री के हो सकते हैं? एक त्रिभुज में भी कितने कोण 90 डिग्री के हो सकते हैं? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। हमेशा याद रखिएगा जो 90 डिग्री का जो समकोण त्रिभुज बनता है उसमें कितने त्रिभुज? तो एक त्रिभुज हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, 2 सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल खालिस्तान होता है। ठीक है, तो आपको बताना है समान होगा, असमान होगा, शून्य होगा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो 2 समान आकृति होता है तो उनका क्षेत्रफल भी कैसा होता है? समान होता है। इसलिए हम पहली आकृति का क्षेत्रफल निकाल के डायरेक्ट उस क्षेत्रफल में किसका गुना कर देते हैं? 2 का गुना कर देते हैं। तो हमें दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकल जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां, एक त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से खालिस्तान होता है? एक त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से खालिस्तान होता है, या इसका आंसर हो जाएगा कैसा होता है? तो बड़ा होता है। जो एक त्रिभुज होता है उसमें 2 भुजाओं का योग हमेशा और हमेशा तीसरी भुजा से कैसा होता है? बड़ा होता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण खालिस्तान त्रिभुजों में विभक्त करता है। एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण खालिस्तान त्रिभुजों में
त्रिभुजों में विभक्त करता है तो ये हमेशा सर्वांग सम में विभक्त करता है। किसमें विभक्त करेगा? सर्वांग सम में। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। अर्धवृत्त के कोण का माप खालिस्तान होता है, या अर्धवृत्त के कोण का माप कितना होता है? तो अर्धवृत्त के कोण का माप हमेशा 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त के कोण का माप कितना हो जाएगा? हमेशा और हमेशा 90 डिग्री होता है। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां। देखिए इसके दो जो है ऑप्शन वो नीचे है। त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं होती हैं। त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं होती है। पहला ऑप्शन है असमान, दूसरा समान, तीसरा इनमें से कोई नहीं और चौथा है लंबवत। तो आपको याद रखना है कि जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हमेशा समान होती है। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक समांतर चतुर्भुज में दोनों खालिस्तान एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण जो होते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा? खालिस्तान में क्या आएगा? विकर्ण। जो एक समांतर चतुर्भुज होता है उसमें दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि हमारी इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ग के सभी कोणों का माप बराबर होता है। वर्ग के सभी कोणों का माप बराबर होता है। तो सत्य है, असत्य है, एक और दो दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? तो वर्ग के सभी कोणों की माप हमेशा और हमेशा बराबर होती है। ये कथन यहाँ पर कैसा है? सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, क्षमा चाहते हैं। यह हमारे 20-20 विषय से संबंधित ज्ञान पर बल। दूसरा है पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित। तीसरा है चरित्र निर्माण में सहायक। और चौथा है अमनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। जो कौन सा पाठ्य चर्चा की सीमा में नहीं है, तो चरित्र निर्माण में सहायता, जो चरित्र के निर्माण की सहायता, ये हमारे पाठ्य चर्चा की सीमा में नहीं आता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली किससे निकटतम संबंधित है? वर्तमान शिक्षा प्रणाली किससे निकटतम संबंधित है? पहला ऑप्शन विषय वस्तु, दूसरा मूल्यांकन प्रविधियां, तीसरा उद्देश्य से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, उद्देश्य से। जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो किससे निकटतम संबंधित है? तो ये आपके उद्देश्य से संबंधित है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर। अगला है तीसरा। निदानात्मक परीक्षण के बाद मंदबुद्धि बालकों के लिए आवश्यक है। निदानात्मक परीक्षण के बाद मंदबुद्धि बालकों के लिए आवश्यक है। सामान्य प्रशिक्षण, प्रश्नवार परीक्षण, खेल शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा जो मंदबुद्धि बालक हैं उनके लिए हमेशा निदान करने के लिए, निदानात्मक परीक्षण के लिए खेल शिक्षण की बहुत आवश्यकता होती है, खेल की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा। मूल्यांकन में किन पक्षों की सूचना प्राप्त होती है? मूल्यांकन में किन पक्षों की सूचना प्राप्त होती है? परिणात्मक, गुणात्मक, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मूल्यांकन में किन पक्षों की सूचना प्राप्त होती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक और दो दोनों। ठीक है, एक और दो दोनों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। मापन मूल्यांकन का वह अंग है जिसकी मात्रा अंकों, प्रतिशत, माध्य एवं मूल्यांकन द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह किसकी परिभाषा है? मापन मूल्यांकन का वह अंग है जिसकी मात्रा अंकों, प्रतिशत, माध्य एवं मूल्यांकन द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह किसकी परिभाषा है?
तो ये किसकी परिभाषा हो जाएगी? वेस्ले की। किसकी परिभाषा है? वेस्ले की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21वां। निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता है? निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता है? सतत, व्यापक, बाल केंद्रित या उपरोक्त सभी? तो निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। मूल्यांकन है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? मूल्यांकन है उपलब्धि का मात्रक, बिल्कुल सही। योग्यता या गुणात्मक वर्णन, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी सही है। और सूक्ष्म विकास भी यहाँ पर क्या है? सही है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर। मूल्यांकन क्या है? तो उपलब्धि का मात्रक भी है, योग्यताओं का गुणात्मक वर्णन भी है और सूक्ष्म विकास भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। कौन सा कार्य मापन द्वारा नहीं किया जा सकता है? कौन सा कार्य मापन द्वारा नहीं किया जा सकता है? भविष्यवाणी की जा सकती है, संशोधन भी किया जा सकता है, निदान भी किया जा सकता है, लेकिन गुणों का मापन नहीं किया जाता है। तो मापन द्वारा यहाँ पर गुणों का मापन नहीं किया जा सकता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां। निम्न में से कौन सी निर्धारण मापनी नहीं है? निम्न में से कौन सी निर्धारण मापनी नहीं है? चेकलिस्ट, क्रमिक मापनी, आंकिक मापनी और निबंधात्मक परीक्षण। तो यहाँ पर कौन सी निर्धारण मापनी नहीं है? तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जो निबंधात्मक परीक्षा है वो एक निर्धारण मापनी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां। सहचर्य तकनीकी का प्रकार है। सहचर्य तकनीकी का प्रकार है। पहला ऑप्शन शब्द सहचर्य, दूसरा है वाक्य सहचर्य, तीसरा है चित्र सहचर्य और उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है जो सहचर्य है, तो सहचर्य तकनीकी का जो प्रकार है वो यह तीनों हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। कनिंघम के अनुसार कला ग्रह है। कनिंघम के अनुसार कला ग्रह है शिक्षक का, विद्यालय का, विद्यार्थी का या इनमें से कोई नहीं। तो जो कला जो है वो एक ग्रह है किसका? विद्यालय का। ठीक है, कनिंघम ने बोला था कि जो कनिंघम के अनुसार जो कला ग्रह है किसका? विद्यालय का। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का सिद्धांत नहीं है? तो व्यापकता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो जो पाठ्यक्रम का सिद्धांत नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कैरिकुलम शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से आया है? कैरिकुलम शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से आया है? तो आपको हमेशा याद रखना है जो कैरिकुलम है वो लैटिन भाषा के कैरियर शब्द से आया है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन है कि मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन क्या होता है? ठीक है, परिणात्मक, गुणात्मक, एक एवं दोनों या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मूल्यांकन क्या है? तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां। मौखिक परीक्षा कितनी भी अच्छी क्यों ना हो किंतु विद्यार्थियों को अंक प्रदान करने की अत्यंत निम्न स्तरीय विधि, यह कथन किसका है? मौखिक परीक्षा कितनी भी अच्छी क्यों ना हो किंतु विद्यार्थियों को अंक प्रदान करने की अत्यंत निम्न स्तरीय विधि है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है राइट स्टोन का, इसलिए आपका आंसर का संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन से पक्ष से? क्रियात्मक पक्ष से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और ये क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा एक वैज्ञानिक है सिम्पसन। कौन? सिम्पसन। इन्होंने बोला था कि जो प्रेरणा क्रियाकलाप व समायोजन है गणित शिक्षण के
क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर दूसरा, विद्यार्थियों में रुचि, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? विद्यार्थियों में रुचि, संवेग तथा मनोवृत्तियां का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक पक्ष से। ठीक है, भावात्मक पक्ष से अगर हम इसके बारे में अगर जानकारी देखें तो क्या है कि गणित शिक्षण के भावात्मक पक्ष के इसके जो अंतर्गत जो आने वाले विद्यार्थी है, भावात्मक पक्ष के जो अंतर्गत आने वाले विद्यार्थी है, उनमें रुचि, संवेग तथा मनोवृत्तियों का विकास किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपके पास, प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हों। दूसरा है पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो। तीसरा है उदाहरण ज़्यादा तथा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो। और चौथा ऑप्शन है उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज़्यादा हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक में पर्याप्त मात्रा में उदाहरण और प्रश्नावली में प्रश्न होना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व क्या है वह बताना है आपको, है ना। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व क्या है? पहला, विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। दूसरा है तर्कात्मक सोच को विकसित करना होता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होता है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जो गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है ये सभी है कि विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक होता है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है और व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी होता है। ठीक है, आपको याद रखना है ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टीईटी राजस्थान टीईटी में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते हैं, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी टीईटी में पूछा गया था, राजस्थान टीईटी में, और 2012 में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो आपको ये बताना है और अच्छा क्वेश्चन है कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है महान गणितज्ञ प्लूटो का था। ठीक है, किसका था? प्लूटो का। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, और इन्होंने बोला था, अब अगर आपसे पूछे कि प्लूटो के शिष्य कौन है, तो प्लूटो के शिष्य कौन है? तो पाइथागोरस है। आपको याद रखना। और पाइथागोरस ने क्या कहा था कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसकी विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र का क्या किया था इन्होंने? निगमन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। पहला ऑप्शन अध्यापक के अनुसार, दूसरा पाठ्यक्रम के अनुसार, तीसरा विद्यार्थियों के अनुसार, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर दूसरा, पाठ्यक्रम के अनुसार विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, भास्कर की पुस्तक। ठीक है, भास्कर की एक बुक है जिसका नाम क्या है? लीलावती। आपसे पूछा जा सकता है कि लीलावती किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो किसके द्वारा हो जाएगी? भास्कर के द्वारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आगे कि भास्कर की जो लीलावती पुस्तक है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? या भास्कर द्वारा रचित पुस्तक लीलावती का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो आपको बताना है कि जो लीलावती जो पुस्तक है किसके द्वारा रचित है? भास्कर द्वारा। और इसका अगर अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया गया है तो ये किया है जेम्स ट्रेलर ने। किसने? जेम्स ट्रेलर ने भास्कर द्वारा रचित पुस्तक लीलावती का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है?
आपको बताना है कि गणित जो है सभ्यता का दर्पण है और यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है। संस्कृति से, बिल्कुल सही। दूसरा अनुशासन संबंधी से, ये भी सही है। और तीसरा सामाजिक से, ये भी सही है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर चौथा, जो गणित है वो सभ्यता का दर्पण है, यह कथन सांस्कृतिक, सामाजिक तथा अनुशासन सभी मूल्यों को क्या करता है, परिलक्षित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। पहला ऑप्शन आपके लिए अभ्यास के क्रम में, दूसरा है तार्किक क्रम में, तीसरा है समस्यात्मक क्रम में और चौथा है इनमें से सभी या ए सभी। तो गणित की पाठ्यपुस्तक में तार्किक क्रम को विकसित करना चाहिए, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, गणित की पाठ्यपुस्तक के विषय वस्तु में किसको, तार्किक क्रम को विकसित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो अभ्यास का क्रम है ना, अभ्यास का क्रम तथा सत्यात्मक क्रम विषय वस्तु में क्या करेगा, प्रस्तुतिकरण के बाद की क्रियाएं भी संभव हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। अभी इसके पहले क्वेश्चन जा चुका है ये, तो इसका आंसर आप बता दोगे कि लीलावती पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। लीलावती पुस्तक किसने लिखी थी, तो भास्कराचार्य ने। और अगर हम बोले कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो आपको याद रखना है किसने किया था, जेम्स ट्रेलर ने। किसने किया था, जेम्स ट्रेलर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां। सहसंबंध में दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है, यह कथन किसने कहा था। सहसंबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है, यह कथन किसने कहा था। फर्ग्यूसन ने, लैंथ्रोप ने, स्किनर ने या क्राउटर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लैंथ्रोप ने कहा था। ठीक है, तो लैंथ्रोप के अनुसार क्या है कि सहसंबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा किसने कहा था, तो लैंथ्रोप ने कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां। गणित की प्रकृति कैसी है। गणित की प्रकृति कैसी है। पहला ऑप्शन तार्किक, दूसरा अलंकारिक, कठिन या सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो आपको हमेशा और हमेशा याद रखना है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये राजस्थान टीईटी में 2013 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि गणित की प्रकृति कैसी है। तो आपको बताना है कि जो गणित की प्रकृति है वो तार्किक प्रकृति है। ठीक है, गणित की प्रकृति कैसी है, तार्किक प्रकृति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां। गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन किसका है। गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था या किसका है। तो आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉकबेन, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, हॉकबेन ने कहा था कि गणित सभ्यता का दर्पण है, या गणित सभ्यता का दर्पण है, यह वाक्य किसका है, तो हॉकबेन का है। क्वेश्चन आपसे कैसे भी आ सकते हैं, घुमा के भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लैटिन भाषा से। ठीक है, तो जो पाठ्यक्रम है इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो कैरिकुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैरिकुलम। ठीक है, पाठ्यक्रम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कैरिकुलम। और कैरिकुलम शब्द की भाषा लैटिन भाषा के क्यूरेर से हुई। किससे हुई है, तो क्यूरेर से हुई है। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है, क्यूरेर से हुई है। और इस जो क्यूरेर है, क्या क्यूरेर, ठीक है, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पर क्यूरेर। और एक क्यूरेर है, इसका मतलब होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान। क्यूरेर का अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान, और पाठ्यक्रम इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15वां। गणित के समझने की प्रकृति होनी चाहिए। गणित के समझने की प्रकृति होनी चाहिए, कठिन, सरल, तार्किक या सजावटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो गणित है, गणित को समझने की प्रकृति हमेशा कैसी होनी चाहिए, तो तार्किक होनी चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही उत्तर होगा कि जो गणित की समझने की जो प्रकृति है वो तार्किक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से हार्डी रामानुजन संख्या क्या है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हार्डी रामानुजन क्या है। ठीक है, उसके बाद आप संख्या निकालोगे। तो जो हार्डी रामानुजन है, तो रामानुज एक वैज्ञानिक था,
ठीक है, एक गणितज्ञ थे और इन्होंने बताया था कि जो हार्डी-रामानुज संख्या होती है वह यह संख्या होती है कि जो दो संख्या के घनों को जोड़ने पर प्राप्त होती है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि आपको x का घन प्लस y का घन, ये दो संख्या होगी, इनके घनों को जोड़ने पर 1729 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 1729 प्राप्त होता है और इसी 1729 को हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। कोई भी दो संख्या के घनों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं? जो अगर योग उनका कितना है 1729 है तो उसी संख्या को क्या कहते हैं? हार्डी रामानुजन संख्या। और ऐसी प्रकृति में सिर्फ दो ही संख्या है। अब वो दो संख्या कौन सी है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 की घात 3 कितना होता है तो आप बताओगे 3। और फिर अगर मैं पूछूं कि उसमें ऐड कर दें हम 12 की घात 3 तो 12 की घात 3 कितना होता है? तो देखो 1 की घात तो 3 1 और 12 की घात 3 होता है 17 28। कितना होता है? 17 28। और अगर इन दोनों को जोड़े तो आएगा कितना हमारे पास? 17 29। कितना आएगा? 17 29। तो 1 और 12 हो जाएगी पहली संख्या। ठीक है, और अगर दूसरी संख्या की बात करें तो अगर हम आपसे पूछें कि 10 की घात 3, किसकी घात 3? 10 की घात 3, तो आप बोलोगे कि 10 की घात 3 होता है 1000। कितना होता है? 1000। और अगर फिर मैं पूछूं प्लस 9 की घात 3 तो आप बोलोगे 9 की घात 3 होती है 729। कितने होते हैं? 729। दोनों को अगर जोड़े तो कितना आ जाएगा? 1729। तो ये दो ही संख्या है। ठीक है, एक 1 और 12 और दूसरी 10 और 9, इनके घनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 17 29। तो यही रामानुजन संख्या कहलाती है, हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां। निम्न में से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है? निम्न में से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है? ऑप्शन शारंगदेव, दूसरा महावीर, तीसरा बुद्धायन या चौथा है ब्रह्मगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोल तो शारंगदेव आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि शारंगदेव जो है एक गणितज्ञ नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात तो शारंगदेव क्या है? एक गणितज्ञ नहीं है, शारंगदेव एक संगीतकार है। बचे अगर तीन की हम बात करें, महावीर, बुद्धायन और ब्रह्मगुप्त, तो ये भारतीय गणितज्ञ है, लेकिन शारंगदेव यहाँ पर एक संगीतकार है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? शारंगदेव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को खालिस्तान की आवश्यकता होती है। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? गणनाओं में प्रवीणता की? नहीं, ये इतना कठोर रीज़न नहीं है। दूसरा, अमृत चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। तीसरा, सूत्र याद करने का। और चौथा है हल को याद करने की। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को एक अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्या को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता होती है। इससे क्या होगा कि वो जो गणित है उसे साकार रूप से संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। इसलिए आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां। देखिए, जिन विद्यार्थियों को ज्यामिति शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, जिन विद्यार्थियों को ज्यामिति शब्दावली को और उनके अर्थ समझने में कठिनाइयाँ होती है, उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपके लिए ज्यामिति शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए। दूसरा है समूह चर्चा को प्रोत्साहन करना चाहिए। या तीसरा ऑप्शन है शब्द शब्दावली और परिभाषा को रटकर याद करने पर बल देना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है आपके लिए कि अधिक से अधिक गतिविधि का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली, क्रॉसवर्ड पजल्स, जिससे पहेली आदि बनाना या हल करना बच्चा सीख सकता है। तो बिल्कुल यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये 2014 सीटेट का क्वेश्चन।
ठीक है, सीटेड में आया हुआ क्वेश्चन है। और कब आया था? तो 2014 में आया था। ठीक है, कि गणित को जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। तो ये कहा था डेविड व्हीलर ने। किसने कहा था? डेविड व्हीलर ने। और डेविड व्हीलर का एक कथन था कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंडियन स्टडी में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी गणित पेडागोजी की जो सीरीज़ चल रही है उसका लेक्चर नंबर 11वां है, जिसका पहला क्वेश्चन है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधित संक्रियाएं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यों की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था कौन सी है? तो जब भी बच्चा सभी संक्रियाओं को करने में सक्षम होता है तो वह जो अवस्था होती है वह अवस्था होती है संक्रियात्मक की अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? संक्रियात्मक की अवस्था। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर सकता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र की समस्या है? तो ऐसे बच्चे को दृश्य प्रक्रमण से संबंधित समस्या होती है। कौन सी? दृश्य प्रक्रमण से संबंधित समस्या होती है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वह जो होता है विभिन्न दृश्यात्मक वस्तुओं में भेद नहीं कर पा रहा है, वो देख नहीं पा रहा है वस्तु को, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दृश्य प्रक्रमण। अगला क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? आपको बताना है कि कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, भारत के झंडे का आरेख बनाएं और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जो बहु अनुशासनात्मक उपागम है इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों के अनुशासन को भी सम्मिलित करने का प्रयत्न किया जा सकता है। भारत के झंडे का आरेख बनवाने से, ठीक है, आरेख बनवाने से छात्रों को माप, समांतर रेखा, आकृति आदि, विभिन्न देशों के झंडे में उनकी महत्ता, रंग, कला आदि के बारे में बताया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, गणित में प्रक्रमण संबंधित प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियाँ। कलन गणित का ज्ञान होता है और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। ठीक है, किसी भी विषय में लचीलेपन इसी बात पर निर्भर करता है कि किसी भी कथन को एक से अधिक तरीकों में किस प्रकार प्रयोग कर समस्या का हल निकाला जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, कक्षा तीसरी में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है? कक्षा तीसरी में गुणन की इकाई के अनुमोदित मूल संकल्पनाएं क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, कक्षा तीसरी में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना गुणन के गुण, धर्म क्रम गुण और समूह गुण की मूल संकल्पनाएं होती है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां, भिन्न की इकाई से
भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा है। सूची बनाने के लिए संकेत किया गया है। अब आपको बताना है कि यह प्रश्न संकेत करता है, किस बात को संकेत कर रहा है ये प्रश्न, सोचने के उच्च स्तर को, या फिर विश्लेषणात्मक सोच को, या त्रिविमी आकाशीय सोच को, या फिर सोचने के निम्न स्तर को। तो जो भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्र से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा है, इस प्रश्न से यह संकेत प्राप्त होता है कि शिक्षक जो है विद्यार्थियों के सोचने के निम्न स्तर की जांच करना चाहता है। इसीलिए आपका यहाँ पर आंसर को हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन उससे भी अच्छा है। अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का क्या बोल रहा है, उच्च क्रमिकी चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। उच्च क्रम की चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न क्या मांग करते हैं? आपको ये याद रखना है, ये जो क्वेश्चन है सीटेट 2012 में पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उच्च क्रम की चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न क्या मांग करते हैं। तो जो उच्च क्रमिकी चिंतन कौशल होते हैं वो सीमा तथा संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। कौन सी? कुछ सीमा तथा संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते हैं। एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते हैं। इसका आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है रटना, दूसरा है सूत्र, तीसरा है तर्क शक्ति और चौथा है ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रटना। एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते, तो क्या विकसित नहीं कर सकते, रटना विकसित नहीं कर सकते। एल्गोरिदम के द्वारा बच्चों में रटने की जो प्रक्रिया है उसको विकसित नहीं किया जा सकता है, जबकि इसके द्वारा किसका, सूत्र का, ज्ञान, तर्क व समझ विकसित की जा सकती है। रटने से किससे, सूत्र, ज्ञान और तर्क की समझ विकसित की जा सकती है, लेकिन एल्गोरिथम के द्वारा बच्चे में रटना विकसित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां, अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोगी किया जा सकता है। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोगी किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो अमूर्तता है, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण गणित विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जा चुका है। सीटेट में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ टीईटी में पूछा जा चुका है, 2011 के एमपीटीईटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बच्चे में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे कैसे विकसित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त से अमूर्त, मूर्त एवं अमूर्त से। गोलाई नहीं बल्कि किसी भी आकृति के आकार की जो अवधारणा होती है वो हमेशा मूर्त और अमूर्त पद्धति द्वारा विकसित की जा सकती है। आपको याद रखना है कि गोलाई नहीं, कोई भी जो आकृति बनती है वो मूर्त से अमूर्त की पद्धति द्वारा विकसित की जा सकती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो विद्यार्थी है, जब कोई गोलाकार वस्तु उसे दिखाई दे जाती है तो उसे हाथों के घुमावदार संकेत के माध्यम से समझा जा सकता है, अतः वह शीघ्र ही उस आकार को समझ एवं आत्मसात कर लेता है और उसके बारे में चिंतन कर वह आसानी से समझ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या है। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या है। तो अवधारणा का स्पष्टीकरण, उनकी क्रमबद्धता तथा उनका व्यवहारिक जीवन में उपयोग, जुड़ाव गणित की पाठ्य पुस्तक की आवश्यक अंग है। इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा, यानी उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन देखिए, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, ये कथन है गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? तो गणित की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? तार्किक होती है। ये हम कई बार और पीछे भी कई क्वेश्चन हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जो गणित की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तार्किक होती है। इसी के कारण ही गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, तार्किक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? इसके लिए आपका ऑप्शन दिए गए हैं 4। सबसे पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है हर्बर्ट, तीसरा है जॉन डेवी और चौथा है विलियम किलपैट्रिक। तो आपको याद रखना है कि जो इकाई योजना है उसके प्रतिपादक हर्बर्ट को माना जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर दूसरा आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, प्रारंभिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? आपको पता है कि प्रारंभिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रारंभिक लिखा है ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये प्रारंभिक नहीं बल्कि यहाँ पर आ जाएगा प्राथमिक स्तर। क्या आ जाएगा? प्राथमिक स्तर। तो आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि गणित जो होता है एक तर्क का विषय है, इसीलिए हम इसकी प्रकृति को क्या कहते हैं? तार्किक प्रकृति कहते हैं, है ना। इससे बच्चों की मानसिक शक्ति का विकास होता है, ये आपको पता है। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों के मानसिक विकास के लिए गणित विषय रखा जाता है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर चौथे में मानसिक दिख रहा है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है? तो मानसिक महत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां, गणित विज्ञान है। 15वां क्वेश्चन क्या है? गणित विज्ञान है। पहला ऑप्शन स्थान का, दूसरा है शिक्षा का, तीसरा है गणना का और चौथा है मानव जीवन का। तो गणित गणनाओं का विज्ञान है, आपको पता है, क्योंकि गणित में गणनाएं होती है। वह गणित किसका विषय है? तो एक तर्क का विषय है, एक तार्किक विषय है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, गणित विज्ञान है किसका? गणनाओं का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो विकासशील मूल्य है, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः शिक्षक पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? शिक्षक पर। इसीलिए आपका यहाँ पर आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर चौथा। अब शिक्षक पर क्यों निर्भर करती है? क्योंकि एक शिक्षक जितनी सरलता से बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को भर सकता है, उतना ना तो कोई समाज, ना कोई परिवार, ना ही कोई सरकार भर सकती है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17वां, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है। अनुपस्थिति रोकी जा सकती है शिक्षा के द्वारा, छात्रों को दंडित करके, मिठाई देकर या अभिभावक को माता पिता से संपर्क करके। तो आप आंसर क्या लगाना चाहोगे यहाँ पर? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अभिभावक माता पिता से संपर्क करके। विद्यालय में छात्रों की अनुपस्थिति की समस्या को दूर करने का सबसे उपयुक्त उपाय यही है कि उनके अभिभावक माता पिता से संपर्क किया जाए, उनको व उनके बच्चों को हो रही कठिनाइयों को समझा जाए और शिक्षा की उपयोगिता को समझा जाए और उन्हें बताया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18वां, और ये क्वेश्चन पे हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि गणित की प्रकृति क्या है। गणित की प्रकृति क्या है तो आपको पता होना चाहिए, और इसका आंसर लगभग सभी लोगों को पता भी होगा कि गणित की प्रकृति क्या है। तो हमेशा याद रखना, जो गणित की प्रकृति होती है वह तार्किक प्रकृति होती है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19,
NCF 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है। NCF, अगर हम सबसे पहले NCF की बात करें तो NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसने, या इसे अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा प्रारूप। 2005 ने सर्वाधिक बल जो है ज्ञान की संरचना पर दिया था। किस पर दिया था? ज्ञान की संरचना पर दिया था। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां। गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का श्रेय है। तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि गणित की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना होता है। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा आपका आंसर। CBE ने GANT वीक गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। इसमें आपको GANT का क्या अर्थ है बताना है। तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला संख्यात्मक नवाचार और तकनीकी में योग्यता में वृद्धि, दूसरा है संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में वृद्धि, तीसरा है संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में योग्यता में वृद्धि, और चौथा है संख्यात्मक नवाचार और तकनीकी में वृद्धि। तो जो GANT होता है, यहाँ एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये GANT नहीं होता है बल्कि GANIT होता है। क्या होता है? GANIT, जिसका पूरा नाम होता है, जिसका अर्थ होता है संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृद्धि में वृद्धि। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। तो यहाँ पर थोड़ा सुधारना, GANIT। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखिए, इसका पहला है प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। कथन दूसरा है उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति, दूसरा है खंडन विधि, तीसरा है प्रत्यक्ष उत्पादित, और चौथा है प्रतिस्थिति द्वारा उत्पादित। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा? देखो, प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है, ये आपको पता है। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से विभाजित न हो। अतः प्रतिस्थिति द्वारा उत्पत्ति के आधार पर हम इसकी व्याख्या को क्या कर सकते हैं? संभव कर सकते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा है गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है। गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? पाठ्यक्रम, विषय की प्रकृति, लिंग और परीक्षा पद्धति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिंग। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, गणित में जो दुश्चिंता है ना, उसके लिए लिंग घटक उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि गणितीय समस्या के समाधान में लिंग घटक की कोई भूमिका यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, जबकि जो दिए है पाठ्यक्रम, विषय की प्रकृति और परीक्षा पद्धति, जो तीनों ऑप्शन है, एक जटिल और सरल बनाते हैं समस्याओं को, अर्थात ये विषय अनिवार्य होते हैं दुश्चिंतक के लिए। ठीक है, अगला है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। दूसरा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। तीसरा ऑप्शन है एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, और चौथा ऑप्शन है कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए किन्हीं भी दो, अगर हम सीधे आंसर की बात करें तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर तीसरा है। जैसे अगर हम बोले किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का योग, ठीक है, किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का योग, जैसे 3 धन 5, 5 और 3 कितना होता है? 8।
ठीक है। तो दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है, ऐसा पहला ऑप्शन में बोला है। लेकिन देखिए किन्हीं भी दो अभाज्य संख्या का योग 3 और 5 को किया तो आया कितना 8, जो कि एक क्या है सम संख्या है। क्या है सम संख्या। वही अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं बल्कि कितनी होती है 2 होती है। कितनी होती है 2 होती है। अगला देखिए एक भाज्य विषम संख्या हो सकती है। भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, जैसे 9, 15, 21 आदि विषम भाज्य संख्याएं होती है। ठीक है। चौथा अगर देखें हम ऑप्शन, तो कोई सम अभाज्य नहीं है, मतलब 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका पहला वाला गलत, दूसरा वाला भी गलत और तीसरा वाला भी गलत था। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कि एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। और इसमें क्या क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल हमने बताया 9 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और 21। क्यों? क्योंकि ये विषम भाज्य संख्याएं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा माप। ठीक है। तो बीजगणित में माप हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण और क्रम परिवर्तन बीजगणित के प्रमुख पहलू हैं। अब अगर हम माप की बात करें, मापन की बात करें, तो जो मापन होता है, माप जो होता है वो रेखा गणित का प्रमुख पहलू होता है। किसका पहलू होता है? माप रेखा गणित का प्रमुख पहलू होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां। गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है? गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिंदु। ठीक है। तो गणित में कौन सा पद परिभाषित है? तो यहाँ पर गणित में बिंदु जो है वो क्या है परिभाषित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला है ना। शब्दों पे ध्यान देना है आपको, सही नहीं है। पहला, वे अन्वेषक कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा है वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। तीसरा, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं। और चौथा है वे अंतर विशेष संबंधों को क्या करते हैं सिद्ध करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। ठीक है। जो गणित की परियोजनाएं होती है वो क्षेत्रों के अन्वेषण और क्या करती है कौशल को बढ़ावा देती है। ठीक है। वे स्वयं समस्या समाधान कर पाने में सक्षम हो पाती है और क्या करती है अर्जित कौशल तथा अन्य क्षेत्र में भी उपयोगी होती है। ठीक है। सिर्फ गणित विषय ही में अच्छे अंक प्राप्त करना एक संकुचित अवधारणा है, यह इस परियोजना की क्या होती है विधि का उद्देश्य नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेतक करता है। ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना संकेत करता है। ऑप्शन, द्विस्तंभी तालिका को जिसमें अभिवृद्धि और निगमन हो। दूसरा ऑप्शन, किसी आकृति को खींचने के पद को, कथन के तर्क या औचित्य को या ज्यामिति प्रश्न के वर्णन को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, कथन के तर्क या औचित्य को। ज्यामिति में उपपत्ति लिखना किसी कहे गए कथन के स्पष्टीकरण और उसकी सार्थकता हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन या हरिश्चंद्र। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरी, श्रीनिवास रामानुजन। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति थे कौन? श्रीनिवास रामानुजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपसे यूपी टीएड में पूछा जा चुका है 2016 के एग्ज़ाम में, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि गणित सार संग्रह के लेखक कौन हैं? गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? तो गणित सार संग्रह के लेखक है महावीराचार्य।
कौन है? महावीराचार्य। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए आवश्यक है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या आवश्यक है? पहला, सवालों के उत्तर देने की तकनीकों में निपुणता। दूसरा है अधिकतर सूत्रों को याद करना। तीसरा, बहुत जल्द सवालों को हल करना। और चौथा ऑप्शन है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनके संबंध को बनाए रखना। ये यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए आपके पास एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप सभी अवधारणाओं को अच्छी तरह समझें और उन्हें लागू करें। वह लागू करते समय उनके बीच को हमें क्या संबंध स्थापित करते आना चाहिए। ये एक अच्छी गणितज्ञ खासियत होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वें क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है? आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्रारंभिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्रारंभिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? पहला ऑप्शन आपके लिए प्रतिरूप पैटर्न, दूसरा है कोण, तीसरा है सममिति और चौथा है चौपड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जो कोण है। कोण की आकृति का प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण हैं? ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए। संख्या के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे वे बच्चे जिनकी आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तता के संबंध में ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां। गणित से भारतीय होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसने एक कारण नहीं माना जा सकता है? किसे कारण नहीं माना जा सकता है? पहला, कक्षा के अनुभव, दूसरा है प्रतीकात्मक संकेत, तीसरा गणित की संरचना और चौथा है लैंगिक भेदभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक भेदभाव, ऑप्शन नंबर चौथा। गणित में भयभीत व उससे असफल होने का कारण लैंगिक भेदभाव यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 15वां। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समस्या को सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ क्या मदद करती है कि जो समस्या है उसको सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में ये पहेलियाँ हमारी मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16वां। गणितीय संरचना उल्लेख करता है। गणितीय संरचना उल्लेख करता है। तो गणितीय संरचना गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का क्या करता है? वर्णन करता है। इसलिए आपका आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता रखती है गणितीय संरचना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है कि यदि शिक्षार्थी पूर्णांक, भिन्न और दशमलव संख्या पर चारों आधारभूत संक्रियाएं, अब चारों आधारभूत संख्याएं कौन सी होंगी? तो जोड़, घटाना, गुना और भाग, ये 4 आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ होता है ना? तो संक्रियात्मक अवस्था में वो कहलाता है। कौन सी अवस्था में कहलाता है? संक्रियात्मक अवस्था में कहलाता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी किताब के लिए कौन सी
विशेषता महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम कि इसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है यहाँ पर। उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथावत अभ्यास किया जा सके। तीसरा है वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो इससे यहाँ आपको समझ में आता है कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता है कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, वह जो उसमें जो चित्र होते हैं वह स्पष्ट पूर्ण होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? विद्यार्थी की गणित में परिकलन प्रक्रिया को समझ, विद्यार्थियों की गणित में समाधान कौशल, विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता या गणित में गणना कौशल तथा गति। तो वैदिक गणित का प्रयोग गणित में गणना के कौशल तथा गति के विकास में सहायक होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां, कक्षा में गणितीय मनोरंजन क्रियात्मक तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहली संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रत्येक विद्यार्थी की स्थानीय व विश्लेषणात्मक योग्यताओं के संदर्भ में सहायक होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि कक्षा में